हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो देखेंगे हम लोग को 11 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो 11 प्रॉपर्टीज में क्या है और उसमें हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 4 प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। टोटल हम लोग आज कितना देखना है? 4। टोटल 11 प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, 11 प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। इसमें से हम लोग आज 4 देख लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या है और क्या नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे टोटल हम 7 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। वो 7 क्वेश्चन में हम अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी 1 2 और 3 का उतना यूज नहीं है जितना सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी 4 का यूज होगा। ठीक है, चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको हम समझा देना चाहते हैं कि आज से जो प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर जितना भी होगा डेफिनेट इंटीग्रल में, उसको समझने के लिए आपको फंक्शन जो है, फंक्शन चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर किसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हम पहले ही बता देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप फंक्शन नहीं पढ़े हैं और खास करके जो फंक्शन आपको हम पढ़ाए हुए हैं, मेरा यूट्यूब में देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके फंक्शन को पढ़ सकते हैं। 18-19 लेक्चर है, पूरा कंप्लीट करिएगा, उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट में नहीं तो फिर एक झारखंड टीजीटी का प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। झारखंड टीजीटी का प्लेलिस्ट में तो पूरा एक ही साथ डाला हुआ है ना, तो दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जरूर पढ़ लीजिएगा तब यहाँ पे आइएगा। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 को देख लेते हैं कि क्या है, और यही प्रॉपर्टी से जो है क्वेश्चन बनेगा आगे हम लोग का, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 1 को देखते हैं। ये कहता है कि कोई इंटीग्रल है fx dx, ठीक है, fx dx मान लीजिए a से b के बीच में, और a से b तक ft dt लिख दिए इसको, है ना, ft dt, यानी कि वेरिएबल को चेंज कर दिए, x की जगह t कर दिए। तो भी देखिए इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों के दोनों बराबर है। या तो इसको हम ऐसे भी लिखे a से b fy dy, ठीक है, या तो ऐसे लिखे इंटीग्रल a से b, है ना, fg dg, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे इससे हम लोग को क्या साबित हो रहा है कि इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल चेंज हो जा रहा है फिर भी हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी है। लेकिन इससे एक भी क्वेश्चन आपका इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी क्वेश्चन पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर 4 3 से, 3 भी उतना ज़्यादा यूज नहीं है, वो तो ऐसे ही आप ऑरली देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज प्रॉपर्टी 4 को पड़ेगा। लेकिन इसको जानना जरूरी हो सकता है, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ ले प्रॉपर्टी ही, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चलिए इसको, इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, इसको हटा रहे हैं, है ना। प्रॉपर्टी 2 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग का है प्रॉपर्टी 2 क्या है, मान लीजिए फाई एक्स जो है, फाई एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फाई एक्स एक फंक्शन है जो कि एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स का। तो हम यहाँ से लिखना चाहे एफ एक्स डी एक्स, ये फाई एक्स हो जाएगा, होगा ना। और ये हम लोग ए टू ए है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये फाई एक्स एंटी डेरिवेटिव, इसको हम प्रूफ में यूज करेंगे। ए टू ए अगर हम डेरिवेटिव लिखना चाहें, मतलब कि ए से शुरू होकर ए ही में ख़त्म हो जा रहा है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोअर लिमिट भी ए है और अपर लिमिट भी ए है। अगर दोनों का दोनों सेम रह जाएगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। कैसे होता है इसको हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये फाई एक्स का वैल्यू होगी, फाई एक्स एंटी डेरिवेटिव है इसका, तो फाई एक्स लिख सकते हैं इसके बदले। ठीक है, और फाई एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो ए से ए तक में, और एक्स का वैल्यू पुट होगा, यानी कि फाई ए माइनस फाई ए होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके, तो फाई ए माइनस फाई ए 0। ठीक है, तो ये अगर ए टू ए जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए ये ज़्यादा विशेष नहीं है, डायरेक्ट इससे थ्योरी पूछ सकता है, इसमें और कुछ नहीं कर सकता।
और हो सकता है बीच में कहीं क्वेश्चन में इसका यूज हो जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं अब। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है बताइए तो, कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अगर चेंज करते हैं, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट और अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से अगर हम लिखना चाहें ए से बी fx dx, अगर हम इसका लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट लिख दे, माने यहाँ b और यहाँ a कर दे, तो ये -1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, बस, और कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला। मतलब कि इसको चेंज ऑफ ऑर्डर बोलते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। कहीं कहीं बीच में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने में, अच्छा दिखने में लगता है, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में, उसके लिए यूज होता है ना, बाकी इसका विशेष कुछ यूज नहीं हो सकता है। डायरेक्ट आपका थ्योरी करके भी पूछ सकता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो a to b fx dx माइनस ऑफ b to a fx dx, ठीक है। मतलब ऑर्डर चेंज कर दे, मतलब लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट कर देंगे तो एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हटा रहे हैं, इसमें कुछ काम नहीं विशेष। अब जो अगला प्रॉपर्टी है वही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इतना जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सब उसी से ज़्यादा बनेगा, है ना। प्रॉपर्टी 4, ठीक है। पहले हम एक समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, और ये मान लीजिए a से b तक में कंटिन्यूअस है। यहाँ a, 0 ये b, 0, मतलब कि a से b तक में कंटिन्यूअस है ना। यहाँ पर इसका x का वैल्यू a है और यहाँ पे इसका x का वैल्यू b, a से b के बीच में कंटिन्यूअस है, fx एक फंक्शन है। अब समझाते हैं। और बीच में कोई वैल्यू है c, कहीं पर भी, मतलब मिडिल पॉइंट में होना जरूरी नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब कहीं भी x का कोई वैल्यू है, a से b के बीच में कोई वैल्यू है c, ठीक है। c मतलब कि इस तरह से कहना चाह रहे हैं, है ना, ये वैल्यू, कि c जो है b से छोटा और a से बड़ा है। अगर ऐसा है तो a से b fx dx जो है, a से b fx dx जो है वो किसके बराबर होगा, ये हम लोग को इसको ब्रेक करना कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये पार्ट्स हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, a to c और c to b, मतलब a से लेके c तक में और c से लेके b तक में इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे, देखिए ये हम लोग, चलिए इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, a से लेके b तक में है, fx dx जो है इसको क्या लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट a से कहाँ तक पहले जाएगा, c, एक ब्रेक तक, ठीक है। c जो है a और b के बीच का वैल्यू fx dx प्लस फिर c से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, b तक में fx dx। ये प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, हर जगह इसका यूज होना है, ठीक है। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा तो यही प्रॉपर्टी यूज होगा, है ना, a से b fx dx। अब इस c जो है a और b के बीच का कहीं का वैल्यू है, अब a से c fx dx, c से b fx dx, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेक करना, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि a और b के बीच में एक ही पॉइंट है c, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में, दो टुकड़ा में टूट गए। अब हमको बताइए कि हो सकता है कि बहुत सारा पॉइंट और डाल देंगे तो और भी टुकड़ा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। मतलब इसको हम जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पे c1 है और एक पॉइंट यहाँ पे c2 है, a और b के बीच में, तो फिर ये क्या बन जाएगा बताइए, तो a से b fx dx, a से c1 fx dx प्लस c1 से लेकर c2 fx dx और प्लस c2 से लेकर b तक fx dx। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब ब्रेक इस तरह, अगर बीच में दो पॉइंट है तो 3 टुकड़ा में टूटेगा, एक पॉइंट था तो 2 टुकड़ा में टूटेगा, और अगर बीच में n पॉइंट है तो n+1 टुकड़ा में टूटेगा। तो उसको हम थोड़ा जनरलाइज करके लिख देते हैं। इसको नोट करना चाहे तो आप कर लीजिए, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिख रहे हैं कि मान लीजिए ढेर पॉइंट n पॉइंट है ना, देखिए, लेकिन वो जो पॉइंट्स है वो a और b के बीच में हो, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का बीच का वैल्यू होना चाहिए, मतलब a से लोअर लिमिट से बड़ा होना चाहिए और अपर लिमिट से छोटा होना चाहिए सारा वैल्यू, है ना। तो देखिए ये हम लोग को मान लीजिए ग्राफ है फंक्शन, मान लीजिए यही कोई फंक्शन है। अब इस कर्व पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, किसी भी टाइप से कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसे ही बना दिए।
चलिए, और यहाँ पे इसका वैल्यू ए है, ये ए है, और बहुत सारा वैल्यू ये यहाँ पे देखिए C1 है, C2 है, C3 है, इसी तरह डॉट 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 डॉट, यहाँ पे Cn-1 है, यहाँ पे Cn है, और यहाँ पे लास्ट हम लोग का b है। ठीक है, जो अपर लिमिट है वो b है। चलिए, तो ये बहुत सारा वैल्यू, कितना टोटल वैल्यू, टोटल n वैल्यू है, n वैल्यू टोटल किसके बीच में, a और b के बीच में n वैल्यू है। तो बताइए तो कितना टुकड़ा में टूटेगा इंटीग्रल, n+1 टुकड़ा में टूटेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, a से b fx dx, ये कैसे टूटेगा बताइए, जनरलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक, देखिए a से लेके C1 fx dx, ए से लेके C1, अब C1 के बाद C2 है ना, तो C1 C2 fx dx, फिर कहाँ शुरू होगा, C2 C3 fx dx, और इसी तरह चलते रहेगा। कहाँ तक जाएगा बताइए तो, Cn-1 से लेके Cn तक fx dx, और प्लस Cn से लेके b तक में अपर लिमिट है ना fx dx। तो इस तरह से भी इसको जनरलाइज फॉर्म करके लिख सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या मुद्दा रहेगा, ये C1 C2 C3 अप टू Cn और ये b है ना, मतलब a और b के बीच में ही सारा वैल्यू रहेगा, ये इसमें मुद्दा रहेगा है ना। इसको समझ में आ गया हुआ। और इसमें देखिए जानते हैं सबसे बड़ा इसमें मतलब कि दिमाग लगाने वाला बात क्या रहेगा कि ब्रेक कहाँ पे लेना। जैसे हम यहाँ पे तो बड़ी आसानी से ब्रेक कर दिए है ना, ये तो जनरलाइज फॉर्म है, और a और b के बीच में एक c ले लिए थे, वो जनरलाइज फॉर्म था है ना। लेकिन जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो सबसे बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि सर हम यहाँ ब्रेक लेंगे कहाँ। ठीक है, तो जब कहाँ ब्रेक लेंगे उसके लिए आता है फंक्शन। ठीक है, इसीलिए हम फंक्शन पढ़ने बोल रहे हैं। और जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो वो ग्राफ्स जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर ग्राफ्स नहीं पढ़े हैं तो फिर क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा है ना, तो इसीलिए फंक्शन पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये हम लोग का 4 प्रॉपर्टी रहा, इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे सीधे आएंगे है ना, इसको मिटा देते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चंस को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बोल क्या रहा देखिए, तो लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है ना, fx dx है, वेयर fx का जो वैल्यू है 1 - 2x है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि x 0 से छोटा के लिए वैल्यू 1 - 2x है, और 1 + 2x है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। मतलब कि x का वैल्यू अगर 0 या 0 से कम है तो fx का वैल्यू आ रहा है 1 - 2x, और x का वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है तो fx का वैल्यू आ रहा है 1 + 2x। सॉल्व करो, fx का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए -1 से 1 fx dx। ठीक है, देखिए इस ब्रेक करना है। ठीक है, सबसे पहले बता दिए कि प्रॉपर्टी नंबर 4 सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसको बिना ब्रेक करे बना नहीं सकते है ना। मतलब इसको जो है ये वाला a है और ये वाला b है, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 है, a और b, तो a और b के बीच में हमको c खोजना है। ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा c खोजना पड़े, लेकिन देखिए जरूरत उतना नहीं पड़ेगा। अब ब्रेक को खोजना है। देखिए क्वेश्चन में ही आपको हिंट किया कि ब्रेक लेना कहाँ है। देखिए 0 से छोटा का बात किया है और 0 से बड़ा का बात किया है ना, 0 से छोटा का बात किया और 0 से बड़ा का बात किया, मतलब ब्रेक 0 पे लेना है। ब्रेक कहाँ लेना है, 0 पे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1 से 0 fx dx प्लस 0 से 1 fx dx। ठीक है, -1 से 0, 0 से 1, -1 से 1 टोटल कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, तो -1 से 0। अब -1 से 0 मतलब क्या, 0 से छोटा वैल्यू, और 0 से छोटा वैल्यू के लिए fx का वैल्यू क्या आ रहा था, 1 - 2x। ठीक है, तो 1 - 2x dx, और प्लस 0 से 1 fx dx, मतलब 0 से 1 मतलब 0 से बड़ा वैल्यू के लिए, तो 0 से बड़ा वैल्यू के लिए 1 + 2x। 0 से बड़ा बोलेंगे सर 1 से ज़्यादा भी तो हो सकता है, 0 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो घेरा लगा दिया कि 1 से ऊपर जाना ही नहीं, क्योंकि अपर लिमिट 1 है। ठीक है, उससे ऊपर जाना ही नहीं बोल दिया है। तो 0 से 1 क्या वैल्यू देगा, 1 + 2x देगा पॉजिटिव वाला के लिए, तो 1 + 2x dx। ठीक है, अभी इसको इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। चलिए 1 का इंटीग्रल हो गया x माइनस 2x², 2x है तो हो जाएगा 2x² बाय 2, यानी कि 2 कट जाएगा, तो x - x² हो जाएगा।
इसको हम सीधे लिखते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कितना हो जाएगा -1 से 0, ठीक है, प्लस अब इसमें 1 का x हो जाएगा और 2x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x² बाई 2 होगा, 2 कट जाएगा, और इसमें लिमिट कितना आ जाएगा बताइए, तो इसमें लिमिट आ जाएगा 0 से 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करके, यही ना होता है, तो यही करना है। तो 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और माइनस, अब -1 पुट करेंगे तो -1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और इसमें अब 1 पुट होगा तो 1 + 1 माइनस इधर 0 माइनस 0 + 0 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, देखिए ये 0 हो गया माइनस, अब बताइए यहाँ पे -1 है और ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी माइनस तो एक है और एक नेगेटिव ये वाला है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, और प्लस ये 1 1 2 हो जाएगा, और बताइए इधर माइनस ऑफ, ये 0 हटा देते हैं, माइनस ऑफ -1 यानी -2, तो -2 और एक माइनस बाहर है यानी कि +2 और यहाँ पे +2, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, बड़ा आसानी से निकल गया, कोई भी दिक्कत नहीं था, है ना। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस प्लस से, बाकी क्या करना आपको समझा दिए। ब्रेक कैसे करना वो क्वेश्चन पे आपको हिंट देगा, और अगर हिंट नहीं दे रहा है तो आपको ग्राफ पे देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ का यूज नहीं हुआ, आगे अभी क्वेश्चन चलिए ना, अभी सब ग्राफ पे ही बनेगा, तो इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को कंप्लीट होता है, और 2 देखिए क्या है, 1 से 4 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 fx dx² fx = 2x + 8 फॉर x -1 से लेकर 2 तक के लिए, और fx का वैल्यू 6x है, x 2 से लेकर 4 तक में, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक बोला, 1 से लेकर 4 तक, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 4, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, खाली थोड़ा डेटा में चेंज है, बाकी एज इट इज है। यहाँ पे आप पूछेंगे सर ब्रेक कहाँ पे लेना, देखिए ब्रेक लेने के लिए बता दिया है ना, 2 पे ब्रेक है ना, 1 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 4, 1 से 4 टोटल है, 1 से 2, 2 से 4, 2 पर ब्रेक है, 2 पे तोड़ लीजिएगा और उसको बनाइएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। इसको नहीं बता रहे कि कुछ सेम टाइप का, इसको जरूर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए 0 से 1 mod ऑफ 5x - 3, ठीक है। इसमें आपका कोई वैल्यू नहीं दिया है, कोई लिमिट फिमिट कुछ नहीं दिया है, खाली मतलब इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट कहाँ ब्रेक लेना है कहाँ नहीं लेना, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको, ये ग्राफ से बनेगा। अब फंक्शन पे आप आइए, ठीक है, फंक्शन में पढ़ाएं। सबसे पहले ये देखिए mod ऑफ 5x - 3 है ना, ग्राफ बनाते इसका। सबसे ग्राफ बनाने से हम लोग को क्या रिजल्ट निकल के आएगा, और बिना ग्राफ के तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग को आइडिया है, जो आपको हम सिखाए उसको देखते हैं। सबसे पहले y = x लाइन खींचिए, है ना, y = x लाइन, तो ये हम लोग को y = x लाइन है। और अब हम बोले y = mod x खींचिए, तो नेगेटिव वाला हट जाएगा, नेगेटिव वाला हट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये y = mod x लाइन है, ठीक है। तब जब ये y = mod x लाइन हो गया, लेकिन बोला y = mod ऑफ 5x - 3, ठीक है, यानी कि y बराबर हम बोले कि mod 5x ड्रॉ करो, तो थोड़ा सा इसका इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, इसका इंक्लिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये हम लोग का इंक्लिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिए, चलिए ये y = mod 5x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं बोला, अब बोला है कि y = mod ऑफ 5x - 3 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो कैसे पता चलेगा कि x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, नहीं पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, वो तभी पता चलेगा ना जब y, ये x एक्सिस में क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है, तो y का वैल्यू हम 0 करके देख लेते हैं। 5x - 3 = 0, 5x = 3, x = 3/5, मतलब x = 3/5 पे काटेगा, x = 3/5 पे काटेगा, तो y = 3/5 पे कटवा देते हैं। कहाँ काटेगा, 3/5 पे। तो ये जो ग्राफ है अब ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब शिफ्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअल ग्राफ अब हम बना रहे हैं, ये हम लोग का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, मतलब ड्रॉ करने का तरीका है, ठीक है। फंक्शन में तो सिखाए हैं सब कुछ, कैसे क्या ड्रॉ करना। चलिए ये कहाँ पे काटा है भाई, ये काटा है 3/5, 0 यहाँ पे काटा। चलिए अभी सबसे कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं हम, है ना। देखिए हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करना, अब यहाँ बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मॉड का प्रॉपर्टी में आइए, है ना, कि ये जो मॉड है
5x माइनस 3, इसका दो वैल्यू निकलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा और एक नेगेटिव वैल्यू निकलेगा। मॉड का यही प्रॉपर्टी होता है ना। इसका जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए 5 वैल्यू निकल के आया है ना, ये 5 आ जाएगा, -5 वैल्यू निकल के आया है तो ये भी 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन इस भाई साहब को क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, जब मॉड हम हटाएंगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दो वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा, एक इसका पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा और इसका एक नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कैसे देखिए, यहाँ से देखिए जब इधर से आ रहा है, मतलब ये हम लोग क्या हो गया, वैल्यू ग्राफ लिख देते, y बराबर मॉड 5x माइनस 3। अभी आ रहा है, देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ से 3/5 के बाद जो है स्लोप पॉजिटिव हो रहा, मतलब यहाँ पे इंक्लिनेशन नेगेटिव है, यहाँ पे इंक्लिनेशन पॉजिटिव है, तो 3/5 मतलब 3/5 तक तो पूरी नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, है ना, और 3/5 के बाद इंक्लिनेशन पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब जो टूटेगा, जो हम लोग को ब्रेक होगा, वो कहाँ पे होगा, x बराबर 3/5 पे ही टूटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ से पता चलता है। तो इससे दो वैल्यू निकलेगा, तो क्या क्या वैल्यू निकलेगा देखिए, एक निकलेगा -5x माइनस 3, किसके लिए, x का वैल्यू लेस देन 3/5 है ना, x का वैल्यू 3/5 से कम के लिए, और इसका वैल्यू और क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा 5x माइनस 3, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/5 के लिए। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं, हाँ, तो x लेस देन 3/5 के लिए जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और x ग्रेटर इक्वल टू 3/5 के लिए जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो वो यहाँ से हम लोग को निकल के आ गया। अब ये हम लोग को ब्रेक भी मिल गया 3/5। अब हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, 0 से 1 के बीच में बोला है ना, 0 से छोटा लेना है और ना 1 से बड़ा लेना है, तो उससे दिक्कत ही नहीं है कोई, है ना। तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 3/5 तक। तो 0 से 3/5 मैंने 3/5 से सारा छोटा, तो ये वाला नेगेटिव वाला वैल्यू आएगा, मतलब -5x माइनस 3। ठीक है, और प्लस 3/5 से लेके कहाँ तक बोला है, फाइनल 1 तक बोला है। तो इसमें क्या वैल्यू आएगा, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। और ये -5x माइनस 3 को लिख सकते हैं 3 - 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 3 - 5x, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 - 5x dx और 5x माइनस 3 dx। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत है नहीं। कहाँ से क्या पता चला, कि बस यही ग्राफ से पता चला कि यहाँ पे जो हम लोग को ब्रेक है। ठीक है, ये ब्रेक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, इसको अब मिटा देते हैं, है ना। अब हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का हो जाएगा 3x और 5 का हो जाएगा 5x² 2। लिमिट कितना से कितना था, 0 से 3/5 प्लस 5x का हो जाएगा 5x² 2 और -3 का हो जाएगा 3x। इसमें लिमिट है 3/5 से लेके 1 तक में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, पहले 3/5 पुट करेंगे, तो 3 × 3/5 माइनस 5 × 3/5 यानी 9/25 स्क्वायर है और नीचे 2 है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हो गया, और माइनस इधर 0 दोनों में पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो उसको नेगेटिव माइनस करके कोई फायदा नहीं है कि वो 0 ही है, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, अब इधर आइए, अब 1 पुट करेंगे तो 5/2 हो जाएगा ये, और प्लस अब माइनस है सॉरी, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और माइनस ये 3/5 पुट करेंगे तो 5 × 9/25 इधर नीचे 2 और -3 × 3/5 है ना। चलिए, तो ये हो गया 3 × 3 9/5 और इधर हो जाएगा 5, इधर 5 से काटिए ना, इधर से 5 से कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है, और इधर लिखेंगे हम 5 3 दूना 6 -1 हो जाएगा, -1/2 2 तिया 6, 6 में 5 गया तो माइनस, मतलब 5 - 6 -1 -1/2 हो गया, और इधर माइनस क्या आ जाएगा, देखिए क्या क्या कट रहा है, इधर से 5 कटेगा तो 9/10 और इधर से 9/5, और ये नेगेटिव इधर दोनों में जाएगा तो ये नेगेटिव कर देगा और इसको पॉजिटिव कर देगा, और ये माइनस इसमें है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो क्या कट पिट रहा है, कुछ भी तो कट नहीं रहा है ना। तो इधर 9/5 और 9/5 यानी कि 18/5 और माइनस 9/10 9/10 कितना हो जाएगा, 18/10 और -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए इसमें आ जाएगा 10 और इधर से 5 2 18 36 माइनस इधर से 10 10 18 और इधर से 2 5 1 5। तो बताइए 36 में 18 गया तो 18, 18 में 5 गया तो 13, तो ये हो गया 13/10। तो ये हम लोग का आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूरी फंक्शन पर बेस्ड है। अगर फंक्शन नहीं पढ़े बेकार है। -1 से 1 e⁻x dx है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसका? तो दो वैल्यू आएगा, बताएंगे e⁻x और e⁻−x। मतलब ये e⁻x है, ये दो वैल्यू आएगा इसमें, e⁻x और e⁻−x। कब आएगा वो अभी बताते हैं, ठीक है। ग्राफ पहले निकालेंगे, बिना ग्राफ का तो समझे नहीं आएगा कुछ, ठीक है। देखिए सारा बताए हुए हैं ग्राफ वगैरह। ये e⁻x का ग्राफ होता है इसे, ये तो पता ही है आपको। तो ये हम लोग e⁻x हो गया, y बराबर e⁻x। और e⁻−x कैसे बनेगा? ये हम लोग e⁻−x हो गया। और ये सब एसिम्प्टोट हो जाता है। इस सारा आइडिया आपको दिया हुआ पहले ही, इसीलिए हम बार बार बोले फंक्शन पढ़े, है ना। तो e⁻−x, अब ये हो गया e⁻−x, y बराबर e⁻−x। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन e⁻mod x। लेकिन इधर जो है देखिए पॉजिटिव x वाला में ये नेगेटिव वाला नहीं आएगा, ठीक है। और -x वाला में ये पॉजिटिव वाला नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया e⁻mod x। ये सीधा सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं समझ लीजिएगा, थोड़ा कर्व कर देते हैं इसीलिए। अच्छा से रुकिए, ठीक है। यहाँ से भी कर्व कर दे रहे हैं, ठीक है। यार इसको पैराबोला भी समझने गलती नहीं कीजिए। पैराबोला नहीं, इसका आधा पार्ट तो इधर है। देखिए ये असिम्प्टोट होगा और इसका भी आधा पार्ट इधर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग को ब्लू वाला मेन कर्व है। तो ये किसका कर्व हो गया अब पूरी तरह से? अब ये कर्व किसका हो गया? तो y बराबर e⁻mod x का, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब ये क्या है? x = 0 है, ये x = 0 यहाँ पे आएगा ना, यहाँ x = 0 है। अब y = 1 है, ये तो हमको y से मतलब नहीं है, है ना। मतलब किस पे है? x से। तो कर्व टू मतलब कर्व का इंक्लिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है? तो x = 0 पे, x = 0 पे का इंक्लिनेशन चेंज हो जा रहा है। तो ब्रेक कहाँ पे पड़ेगा? 0 पे ही पड़ेगा। यानी कि x का वैल्यू जो है और 0 से छोटा के लिए -x आ रहा है और 0 से बड़ा के लिए +x आ रहा है, यही है, ठीक है। तो 0 पे ब्रेक हो रहा है। तो जब 0 पे ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे अब ब्रेक करेंगे। चलिए देखिए, -1 से 0 e⁻mod x लिखते हैं, प्लस -1 से 0 से 1। अब बोले 1a तक कहे जा रहे हैं क्योंकि अपर लिमिट 1 है, और -1a से कहे ले रहे कि लोअर लिमिट -1 है, ठीक है। और e⁻mod x dx। चलिए -1 से 0 e⁻mod x का नेगेटिव में वैल्यू क्या आ रहा था? e⁻−x dx ओवर प्लस 0 से 1। पॉजिटिव में वैल्यू 0 से 1 के आगे के लिए कितना वैल्यू आ रहा था? e⁻x आ रहा था dx, ठीक है। अभी ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, अब हटा देते हैं, ठीक है। रहने देते हैं ना, नोट करने में सुविधा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले e⁻−x का इंटीग्रल कितना होगा? -e⁻−x, लिमिट है -1 से 0 और प्लस e⁻x का तो e⁻x ही होगा और लिमिट है 0 से 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने से क्या आ जाएगा? सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे इसमें, तो आ जाएगा -e⁻−0 और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -e⁻−1, ये ना, एक माइनस है और ये माइनस का ये वाला, ठीक है। और फिर इधर प्लस e⁻1 - e⁻0। चलिए ये -0 को 0 लिखेंगे और e⁻0 कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ पे माइनस यानी कि -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, और ये माइनस +1 और ये माइनस प्लस, तो कुल मिला के e हो जाएगा। ये e⁻1 यानी कि e हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए e⁻1 यानी e और e⁻0 यानी 1, तो कुल मिला के e और e 2e हो गया और -1 -2 हो गया, है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग को 3 क्वेश्चन रह गया इसमें, 5, 6 और 7 तीनों को देखेंगे एक एक करके। इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का पूरी यूज होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0 से 2 mod ऑफ x² प्लस 2x - 3dx, सही है ना। दो वैल्यू निकलेगा, आपको तो पता ही है। ये mod ऑफ x² प्लस
2x माइनस 3 का जो है वो दो वैल्यू निकलेगा, एक नेगेटिव वाला निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और एक पॉजिटिव वाला निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब किसके लिए निकलेगा वो तो आगे डिसाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ, लेकिन हम इसको वेवी कर्व से बनाएंगे, है ना। वेवी कर्व आपको पढ़ाया हुआ फंक्शन में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको 0 कर देते हैं हम अपना सुविधा के लिए, ठीक है। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्स स्क्वायर और इधर माइनस 3x प्लस 3x माइनस x और माइनस 3, यही है ना, आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 x माइनस 1 टूट गया। अब इसमें वेवी कर्व लगा दीजिए, ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने कुछ बनता ही नहीं है। कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे बताइए तो। नंबर लाइन में हम लोग कहाँ, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, प्लस 3 है, इसको 0 करने के लिए माइनस 3 पे, इधर माइनस 1 है 0 करने के लिए प्लस 1 पे, है ना। चलिए अब यहाँ पे कर्व को ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहाँ से आएगा बताइए, यहाँ से आएगा कर्व। अब 1 से जंप करेगा कि घुस जाएगा बताइए तो। 1 पे पावर कितना है, 1 ही है, मतलब ये इस ब्रैकेट में पावर 1 है, मतलब घूम जाएगा, ऑड पावर है। यहाँ जाएगा, यहाँ से घूमेगा कि जंप कर जाएगा पावर, यहाँ पे इसका भी पावर 1 है, यानी कि चल जाएगा ऊपर, ठीक है। इधर सारा पॉजिटिव वैल्यू, इसमें नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये वेवी कर्व का कर्व हम लोग का बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कर्व बना, इसमें हम लोग को क्या क्या किया जा सकता है, ब्रेक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। देखिए लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, तो पहले 0 बैठाते हैं। यहाँ पे कहीं 0 होगा, चलिए यहाँ पे 0 होगा और इधर 2 होगा, कहीं इधर कहीं 2 होगा। मतलब अब इस इधर वाला ग्राफ से हमको अब कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 से 2 के बात कर रहा है ना। तो इधर वाला ग्राफ हम यहाँ मिटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब काम खत्म। अब देखिए 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, तो ब्रेक कहाँ पे है भाई साहब, 1 पे है ना। तो 1 पे हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए 0 से लेके 1 के बीच में जो है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू कहाँ देगा, x जो है वो 0 से 1 के बीच में, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ दे रहा है, 1 से लेके 2 के बीच में। तो x जो है 1 से लेकर 2 तक के बीच में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। उसको ध्यान में रखिएगा। अब वहाँ से हम लोग को ब्रेक मिल गया 1 पे। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। 0 से कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3dx और 1 से लेके 2 तक में। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, तो वेवी कर्व, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3dx। अब मॉड हटाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बताए। देखिए 0 से लेके 1, तो 0 से 1 तक में तो जो है नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, और 1 से लेके 2 में तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व तो करना है, कुछ नहीं करना, इधर हटा रहे हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए। इधर नेगेटिव पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 3x हो जाएगा, है ना। चलिए इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस में आ जाएगा, और इधर माइनस है तो 2x स्क्वायर बाय 2, यानी 2 कट जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और प्लस 3x। ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1। आगे बढ़िए, इसको कीजिए, ये भी आएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये आएगा 3x 1 से लेके 2 तक में। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आंसर आप ले आइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपर लिमिट पुट करना है, माइनस करना है लोअर लिमिट पुट करके। लोअर लिमिट पुट कीजिएगा सब 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का 1 माइनस 1/3 -1 प्लस 3, है ना। और इधर 0 पुट करेंगे हम तो सब 0 रहेगा, तो माइनस कर कोई फ़ायदा ही नहीं। अब 1 पुट कर, अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे और 1 पुट करेंगे, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8/3 और प्लस ये 2 दूनी 4 और इधर माइनस 3 दूना 6 और इधर माइनस क्या हो जाएगा बताइए तो 1/3, इधर 1 -3, ये हो गया। हाँ अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आंसर ले आइएगा, ठीक है। ये हम लोग यही मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, नोट कीजिए। 6 बनाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या इसमें मेथड लगेगा।
ये जिंट है, ठीक है, जिंट एक्स है। लिख देगा क्वेश्चन में आपको कि ब्रैकेट इस तरह करके, दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना, ये लिख देगा, इसका मतलब है ना, ये जिंट एक्स है। ठीक, चलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम फंक्शन में आपको इतना अच्छे से बता दिए, ये सब के लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग का है 0 से 3 है ना, हाँ 0 से 3 जिंट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जस्ट छोटा इंटीजर। इसका मतलब होता है जस्ट छोटा इंटीजर, जो भी वैल्यू रहेगा जस्ट छोटा इंटीजर। इसका बारे में आपको हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, जब सीधे ग्राफ बनाएंगे, है ना। फंक्शन में देखिए अगर डिटेल जानना है तो। ये हम लोग का हो गया एक्स और ये वाई, है ना, 0 1 2 3 आगे बढ़ते जाएगा, इधर -1 -2 -3, है ना। कर्व बनाते हैं अब, इधर -1 से 0 में ये वाला, 0 से 1 में यहाँ ऐसे आ जाएगा, 1 से 2 में यहाँ आ जाएगा, 2 से 3 में यहाँ आ जाएगा, -2 से -1 में यहाँ आ जाएगा, -3 से -2 में यहाँ आ जाएगा। ये डॉट डॉट चलते रहेगा इधर, ठीक है। ये हम लोग का y बराबर जिंट एक्स का ग्राफ है, ठीक है, बताया हुआ है ना। तो जब ये जिंटेक्स का ग्राफ है, जस्ट छोटा इंटीजर होता है, तो और इसी जिंटेक्स का ग्राफ से जो हम लोग जो है ब्रेकिंग करेंगे, 0 से लेके 3 तक में है। कितना ब्रेक होगा थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। 0 से 3 में 1 ब्रेक 2 ब्रेक, और यहाँ पे 3 है, मतलब बीच में 2 ब्रेक लगेगा, है ना, क्योंकि 2 बार ब्रेक हो रहा है। तो चलिए 2 बार ब्रेक हो रहा है, इस ब्रेक को हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो 0 से लेके सबसे पहले 0 से 1 जिंटेक्स डी एक्स, अब 1 से 2 जिंटेक्स डी एक्स, और 2 से 3 जिंटेक्स डी एक्स। और आगे नहीं जाना क्योंकि 3 अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है, 0 से 3 तक हो गया। अब हम लोग जिंट का वैल्यू सब लिखते, देखिए 0 से 1 के बीच में जिंटेक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्राफ को देखिए। 0 से 1 के बीच में ये रहा, 0 से 1 के बीच में जिंटेक्स का वैल्यू जो है 0 ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये -1 है और -2 है, इधर -3 है, इधर 1 2 3 है ना, आगे बढ़ते रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में जो जिंटेक्स का वैल्यू है 0 ही है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से 1 के बीच में जिंटेक्स का वैल्यू 0 dx। आगे 1 से 2 के बीच में जिंटेक्स का वैल्यू देखिए, ये रहा 1 से 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में जिंटेक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, जस्ट छोटा इंटीजर है ना। तो चलिए यहाँ पे 1 dx हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, और 2 से 3 के बीच में जिंटेक्स का वैल्यू बताइए। ये रहा 2 से 3 का बीच का ग्राफ, तो 2 से 3 के बीच में जिंटेक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, जस्ट छोटा इंटीजर होता। तो ये हो गया 2 dx, खत्म। 3 तक ही था, अब खत्म हो गया, सारा वैल्यू पुट हो गया। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 का तो 0 ही रहेगा, तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। आगे देखिए 1 का हो जाएगा x। अब ये वाला जिंट नहीं है, अब समझिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में फर्क है, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यार ये क्वेश्चन का है ना, क्वेश्चन में लिख देता है कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी ग्रेट जिंट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं हम, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। कैसे लिखेंगे, गोल गोल करके लिख देते हैं, चलिए ना। और इधर 2 है तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना है 2 से 3, 2 से 3। चलिए अब यहाँ पुट करेंगे 2 - 1 प्लस यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, और 3 - 2 यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1 और इंटू 2, तो कुल मिला के 3 आंसर है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन बताते हैं हम स्टूडेंट। हम लोग को ये आखिरी क्वेश्चन है, ये देखिए -1 से 1 x माइनस जिंटेक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी फंक्शन का ही क्वेश्चन है, जो फंक्शन मतलब फंक्शन का यूज है, -1 से 1 x माइनस जिंटेक्स, ठीक है। क्वेश्चन में दे देगा जिंटेक्स क्या है, बता देगा आपको, है ना, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। x माइनस जिंटेक्स, इसको सॉल्व करना। अब बताइए ये x माइनस जिंटेक्स जो है किसके बराबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है, याद कीजिए, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए ये रहा हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ।
मतलब सारा वैल्यू जो है ना 1 से नीचे ही रहेगा, है ना, ये 1 है और इधर 0 1 2 3 4 -1 -2। ये देखिए 1 में एरो है और एरो वाला एक्सक्लूड होता है, ये पहले ही बता दिए हुए हैं आपको, है ना। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक बोला, -1 से 1 के बीच में। तो ये रहा, मतलब कि ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा, -1 से 1 के बीच वाला, है ना। तो ब्रेक कहाँ पर है, तो 0 पर है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं एक्स माइनस जिनटेक्स है, तो जिनटेक्स का भी ग्राफ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले तो बताए थे आपको जिनटेक्स का ग्राफ, यहाँ से मिटा देते हैं अब इसको। देखिए जिनटेक्स का ग्राफ थोड़ा बना लेते हैं। चलिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 आगे जाएगा 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। ये जिनटेक्स का ग्राफ है। अब देखिए -1 से 1 के बीच का बात कर रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ेंगे। कहाँ पे तोड़ेंगे, तो 0 पे तोड़ेंगे। ब्रेकिंग कहाँ पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है ब्रेकिंग, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का तो देखिए तोड़ेंगे कैसे इसको। -1 से 0 एक्स माइनस जिनटेक्स प्लस 0 से 1 एक्स माइनस जिनटेक्स, ये dx यहाँ पे लिख देते हैं, dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -1 से 1 एक्स माइनस। अब बताइए -1 से 0 के बीच में जिनटेक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 से 0 के बीच में, मतलब ये वाला -1 से 0 कौन वाला, देखिए यहाँ पे -1 है, इधर -2, मैंने -1 से 0 ये वाला, तो ये वाला पार्ट है, तो उसमें जिनटेक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब जस्ट छोटा इंटीजर होता है। तो -1 से इसमें तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 से 0 के बीच में कितना वैल्यू आ रहा है, ये वाला ग्राफ है, तो -1 वैल्यू आ रहा है, तो इसमें -1 हो गया जिनटेक्स का, ठीक है। और 0 से 1 एक्स माइनस, अब फिर जिनटेक्स का वैल्यू लिखने कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में। देखिए 0 से 1 वाला ये वाला कर्व रहा, तो 0 से 1 के बीच में देखिए वैल्यू कितना आ जा रहा, 0 रहा, है ना, 0 में ही आ रहा, तो ये 0 हो गया। अब आगे सॉल्व कर देना, कुछ भी नहीं करना। -1 से 1 नहीं है, 0 है ना, -1 से 0, ये x+1 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें x+1, अच्छा रहने देते हैं, चलिए 0 से 1 x dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x का हो जाएगा x²/2 और 1 का हो जाएगा x। अब इसमें लिखेंगे -1 से 0 प्लस, और ये x हो जाएगा x²/2 0 से 1। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए इसमें अपर लोअर लिमिट लगा के। जैसे अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे, ये 0 ये 0 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अब पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि 1/2, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं प्लस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1/2, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा। उसको पुट करने का ही जरूरत नहीं, जब 0 आएगा माइनस में। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस आ गया, और ये 1/2 -1 यानी कि -1/2 और +1/2, है ना यहाँ पे। तो माइनस माइनस हो गया +1/2, तो +1/2 +1/2 यानी कि 1। तो ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का जो प्रॉपर्टी 1 2 3 4, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था, प्रॉपर्टी 4 था। इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। अभी 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रॉपर्टी है, 4 हो गया आज। आगे का क्लास में हम लोग 5 6 7 8 धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, है ना, उसका आपको अगले लेक्चर में उसको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।